नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे एक श्रृंखला के माध्यम से लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर एक श्रृंखला के माध्यम से हम लोग विस्तृत रूप से क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के इवनिंग शिफ्ट में जो ग्रामीण विकास का पोर्शन था, ग्रामीण विकास के प्रश्न को हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल की मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि जो मित्र हमारे नए हैं वो इन वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में लेखपाल ओल्ड पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा करके इससे पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 13 सितंबर को, जो 13 सितंबर 2015 इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रामीण विकास से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हमारा होगा कौन सी उपभाषा। चूंकि देखिए प्रश्न को पूछने से पहले या प्रश्न को डिलीवर करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके पास पेपर पेन हो तो आप तैयार हो जाएं, अपनी तैयारियों के साथ कमर कस लें। यहाँ से मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ, जैसा कि अमूमन होता है, मैं आपको प्रश्न दूंगा, आप वहाँ से हमें आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी, पहला प्रश्न होगा आपके लिए कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भागों का सीधा सा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों यानी रोहिलखंड ऊपरी दोआब में बोली जाती है। कौन सी उपभाषा, उपभाषा कौन कौन सी है? बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा। इसका उत्तर हम लोग देख लें, बी होगा। बी में कौन क्या आता है? खड़ी बोली, यानी कि रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है खड़ी बोली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि को रोहिलखंड कहा जाता है। अवधी लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि में बोली जाती है। बुंदेलखंडी झांसी, ग्वालियर, जालौन आदि में बोली जाती है। अवधी, ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी ये यहाँ बोली जाती है। अवधी लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद, ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बुंदेलखंडी झांसी, ग्वालियर, जालौन और खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे हम लोग देखते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक व्यवस्था में तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहेंगे? उन्हें पंचायत समिति कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे, ग्राम पंचायत कहेंगे या नगर पालिका कहेंगे? आइए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा ए कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। क्योंकि पंचायत समिति तहसील ताल्लुक के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बीच की एक कड़ी होती है तहसील। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? जनसंख्या घनत्व का मतलब यह होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, यह जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ सीधा सा प्रश्न यह है कि जनगणना के अनुसार, आप अपने मन से नहीं बता सकते, 2001 की जनगणना की बात नहीं है यहाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? कानपुर है, लखनऊ है, अलीगढ़ है या बरेली है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर ए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। और चूंकि दूसरे नंबर पर लखनऊ आता है, पहले नंबर पर कानपुर, दूसरे नंबर पर लखनऊ आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? यानी कि पीतल नगरी के नाम से, यदि पीतल नगरी आपको याद है तो आप यहाँ बता देंगे। जहाँ जिस चीज़ का उत्पादन अधिक होगा तो निर्यात भी उसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ मुरादाबाद होगा कि वाराणसी होगा, कानपुर होगा या लखनऊ होगा? आंसर ए पीतल मुरादाबाद। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद प्रसिद्ध है। वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए और लखनऊ चिकन का काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? सीधा सा प्रश्न यह है कि प्रशासनिक स्तर पर जो ब्लॉक बनाए गए हैं, राज्य को जिलों में बटा गया है, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ऑप्शन आपके सामने, मुझे लगता है कि ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आंसर आपके पास है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल, 822 ब्लॉक, 5221 पंचायतें तथा 1,74,052 गांव हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल, 822 ब्लॉक, 5221 पंचायत, 1,74,052 गांव हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? झांसी में, इलाहाबाद में, गाजियाबाद में या आगरा में? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। यदि इलाहाबाद की जगह प्रयागराज है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रयागराज के रूप में ही आप इसको अब जानेंगे। उत्तर है बी कि उत्तर प्रदेश रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद सूबेदारगंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कुशीनगर को माना जाता है कि आगरा को या वाराणसी को या सारनाथ को? सबसे पुराना शहर कौन सा है? उत्तर है इसका सबसे पुराना शहर बी यानी वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है। लगभग 5000 वर्ष इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। अभी हम लोग इसके पूर्व के प्रश्नों में हमने देखा था मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। कौन सा है? यदि आपने पिछले प्रश्न को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। चलिए इसका आंसर लेते हैं हम लोग। उत्तर है ए, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला आगरा और कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? 4-5 टर्म्स दिए हुए हैं, 4 टर्म्स दिए हुए हैं ऑप्शन में हमारे, गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी और खतौनी। तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? देखिए भूमि का रिकॉर्ड भूलेख, लेकिन भू कृषि का रिकॉर्ड दोनों में अंतर है। भूलेख में और भू कृषि में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जमीन का लेखा जोखा जहां रखा जाता है वो भूलेख हो गया, लेकिन भू पर जो कृषि होती है यानी फसल का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो भू कृषि होती है। तो इसमें क्या होगा? गिरदावरी होगा कि पंचनामा होगा कि जमाबंदी होगा कि खतौनी होगा? आइए इन टर्म्स की व्याख्या, इन शब्दों की व्याख्या को हम लोग देखते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ए कि भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है और यह एक प्रकार का फसल का सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी किसको कहते हैं? गिरदावरी को हम लोग समझ लिए, ऑप्शन ये हमारे पास आ गया। खतौनी क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं कि एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है इसका वर्णन, इसका इंद्राज खतौनी में होता है। जमाबंदी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, चूंकि यह ब्रिटिश काल की देन है और अंग्रेजों के काल में किसान की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में होता था, उसको जमाबंदी कहते हैं। पंचनामा के विषय में मुझे बात करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का 1 बीघा से अनुपात क्या है? क्या 1/2 का अनुपात है या 1/4 का है या 1/10 का है या 1/20 का है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर होगा डी, 1 बिस्वा 1 बीघे का 20वां हिस्सा होता है। यह भूमि माप या खेत माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? सीधा सा प्रश्न यह है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज या 2025 वर्ग गज या 4425 वर्ग गज या 3025 वर्ग गज? आइए इसका आंसर लेते हैं कि 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? टर्म्स हैं आपके पास NREGP, इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम होगा या राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम होगा या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होगा या राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम होगा? क्या होगा इसका फुल फॉर्म? आइए इसका आंसर हम लोग लेते हैं।
इसका आंसर होगा सी। और सी आंसर के हिसाब से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है और इसी के अंतर्गत मनरेगा संचालित है और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी। नेक्स्ट, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कितने बेड का अस्पताल होना चाहिए या कम से कम कितने बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए, एक अस्पताल में कितने बिस्तर होने चाहिए। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, 195, 300, 350 या 50। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो चूंकि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या वाला यदि कोई जिला है तो वहाँ कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए उस जिला अस्पताल में। यदि 10 लाख की जनसंख्या वाला जिला है तो उस जिला अस्पताल में कितने बिस्तर होने चाहिए? कम से कम 300 बेड का अस्पताल वो होना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना, सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या सहायता या क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? ऑप्शन है कर में छूट दी जाती है, रियायत दी जाती है, या कर से टैक्स से मुक्ति होती है, या बट्टा दिया जाता है, या छूट मिलता है, क्या होता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बी। और बी आंसर क्या है कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में बट्टा में प्रोत्साहन दिया जाता है या कर में छूट दी जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? देखिए यहाँ पे खाद्यान्न और कमर्शियल क्रॉप, इन दोनों के विषय में हम लोग जान रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो इसको हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो यहाँ हमको यदि ये खाद्यान्न और व्यावसायिक फसल के बारे में पता होगा तो हम तुरंत उसको देख लेंगे कि क्या है। ये ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश की गन्ना प्रमुख व्यावसायिक फसल है। इसी कारण उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक ग्राम में वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 5 से 20 लोग, 7 से 17 लोग, 10 से 20 लोग या 5 से 9 लोग। एक ग्राम में गांव के एक वार्ड से जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या एक गांव में कितनी होती है? 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20 या 5 से 9। आइए इसका आंसर लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है बी। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। चूंकि प्रत्येक गांव में कई वार्ड होते हैं और इन वार्डों में जो पंच होते हैं, ये पंच का चुनाव, जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव होता है वार्डों से। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन है। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर है बी। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। एक प्रक्रिया है ना जी, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति से कहते हैं और नियुक्ति कहाँ से होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वाल्टर मॉर्गन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? चूंकि ग्राम विकास हम लोग पढ़ रहे हैं तो ग्राम सभा से संबंधित चीज़ों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। और यह प्रश्न ग्राम सभा के साथ साथ पंचायती राज से भी जुड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 3, 4, 6 या 2? 3 बैठक होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए,
2 होनी चाहिए या 6 बैठक होनी चाहिए? इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि कम से कम 2 बार तो ग्राम सभा की बैठक होनी ही चाहिए। और ये पंचायत राज एक्ट के भाग 2 के सेक्शन 6(3) में दिया गया है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? यदि आप पंचायत का सदस्य बनते हैं, वोटर नहीं, मतदाता नहीं, सदस्य बनना है, पंचायत में आपको चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? मतदाता बनने के लिए तो 18 वर्ष उम्र चाहिए, हम लोग जान रहे हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर तो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन यदि लोकसभा का चुनाव आपको लड़ना हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये मेरा प्रश्न आपसे है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक हम लोग इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर होता है ए, कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मत देने का अधिकार 18 वर्ष। यदि आपको पंचायत का सदस्य बनना है, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और यदि आपको अपने मताधिकार का, अपने मत का प्रयोग करना है, तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक होना चाहिए, त्रैमासिक होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए या मासिक होना चाहिए? प्रश्न का अर्थ यह है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको जो मिड डे मील की व्यवस्था दी जाती है, मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था दी जाती है, वो इसलिए कि भारत में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं। लेकिन इनको जब भोजन दिया जाएगा और ससमय भोजन दिया जाएगा, तो इसका असर इनके वजन पर है कि नहीं? तो इस वजन को देखने की आवृत्ति, इसके आकलन की आवृत्ति कितने दिन पर होनी चाहिए, ये इसका प्रश्न है। वो अर्धवार्षिक होगा, त्रैमासिक होगा, वार्षिक होगा या मासिक होगा? आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक होती है। और यह योजना कब शुरू की गई? 1995 में इस योजना की शुरुआत की गई। न्यून आयु क्या होनी चाहिए? 6 से 12 वर्ष आयु रखी गई है। केंद्र राज्य का क्रमशः कुल अनुदान अनुपात 75% केंद्र का और 25% राज्य का। किसमें? मिड डे मील योजना में। मिड डे मील योजना में 75% अनुदान आता है केंद्र सरकार से, 25% राज्य सरकार से। और जो भार का आकलन किया जाता है, न्यूनतम भार का आकलन किया जाता है, वो अर्धवार्षिक होता है। और बच्चों की आयु कितनी रखी गई है? 6 साल से लेकर के 12 साल तक की आयु के बच्चे इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, MGNREGA। देखिए, MGNREGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संघटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? मनरेगा कार्यक्रम जो संचालित होता है, उसमें जो सामग्री का संगठन है, संगठन जो इकट्ठा करने वाली बात, तो ये इसका जो निधिकरण का अनुपात है वो कितना होता है? केंद्र सरकार का योगदान कितना है और राज्य सरकार का योगदान कितना है? तो ए 100% संबंध है, 0, 50-50, 25, 75 और 75 या 25। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है डी, कि मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है और इसे 25 अगस्त 2005 को शुरू किया गया। और इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अनुदान का अनुपात 75 संबंध है, 25 है। केंद्र सरकार 75 और राज्य सरकार 25%। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ग्रामीण विकास के प्रश्नों को भी देखा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अच्छा लगता है, प्रतिक्रिया से साहस मिलता है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, अपने अगले वीडियो प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।